ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेक्चर होने वाला है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। और थोड़ा सा आपको बता दूं कि लेक्चर जो है 5 स्लाइड्स का होने वाला है। आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग। तो लेट्स स्टार्ट दिस थिंग। यहाँ पर हम स्टार्ट लेते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो हैं, इसमें मैं भी काफ़ी कंफ्यूज रहा करता था कि ये क्या होता है, ठीक है। तो इसमें असल में दो किस्म की डिविजन्स इन लोगों ने बनाई हुई हैं। और वो दो किस्म की डिविजन्स ये हैं कि एक इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। दूसरा जो है वो हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हैं, ठीक है जी। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो है वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास डिक्लेरेटिव है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे होते हो, इम्पेरेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। अच्छा, तो आई होप कि ये बातें, ये जितनी भी ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है, तो ये आसान है। और इसमें आपको सिर्फ यानी कि जो टाइप है वो आपको पढ़कर ही समझ आ जाती है और स्कूल लेवल की चीज़ है। और MD CAT में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपका ये है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है MD CAT के लिए दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन आते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो टाइप्स हैं सेंटेंसेस की, इनमें से MCQs बनते हैं। अब वो कौन कौन सी हैं? उसमें हमारे पास सिंपल है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, फिर उसमें कंपाउंड सेंटेंस, फिर आगे हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और फिर हमारे पास एंड के ऊपर होती है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब हम इसको एक एक पढ़ेंगे और एक एक से रिलेटेड जितने भी MCQ पॉइंट्स होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आते हैं जी, सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट लेते हैं और यहाँ पर इसको रीड करते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ठीक। अच्छा, ओके, ये कहता है कि a simple sentence comprises only one clause, ठीक है, main और independent, ठीक है, main और independent clause। wait a minute। अब हमारे पास क्या है, पॉइंट यह है कि सिंपल सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ एक ही क्लॉज होती है, वो मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा सा इस क्लॉज को समझते हैं, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ठीक है। तो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज contain a subject, a verb and a complete thought, ठीक है। कहता है कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, वर्ब होना चाहिए, ठीक है, और इन दोनों से मिलकर हमारे पास क्या बनता है, कंप्लीट थॉट आता है, कंप्लीट बात समझ में आ जाती है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है कि उसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही इंडिपेंडेंट होता है और उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और कंप्लीट थॉट जो है वो भी कैरी कर रहा होता है। तो हमारे पास जो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस जो है वो क्या है जी, उसमें क्या है, ओनली वन, ठीक है, उसमें सिर्फ एक क्लॉज है। कौन सा क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि सिंपल सेंटेंस जो है वो बजाते खुद आप ये कह सकते हो कि वो क्लॉज ही है, ठीक है, वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही है। यानी कि सिंपल सेंटेंस जो है दिस इज इक्वल्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक अकेला इंडिपेंडेंट क्लॉज जब भी होगा तो हम ये बात कह सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो ये बात है, सिंपल सी बात है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, राइट। अच्छा, तो कहता है कि जी टॉम रीड्स नॉवेल्स, राइट, टॉम रीड्स नॉवेल्स। अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है, कौन है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट यहाँ पर टॉम है, राइट, टॉम इज अवर सब्जेक्ट हेयर, ठीक। और रीड्स जो है वो हमारे पास एक वर्ब है और रीड्स जो है वो वर्ब है, ठीक है। टॉम रीड्स नॉवेल्स, टॉम नॉवल पढ़ता है, ठीक है। अब ये सारे का सारा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और दूसरे अल्फाज में ये एक सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है।
तो टॉम रीड्स नॉवेल्स, राइट, दिस इज इट्स एग्जाम्पल। तो यही होता है सिंपल सेंटेंस। तो जब भी अगर एमसीक्यू में इस किस्म का कोई स्टेटमेंट आ जाए हमारे पास, ठीक है, कि उसमें सब्जेक्ट भी है और उसमें वर्ब भी है और उसमें कंप्लीट थॉट भी है, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये एक हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर और भी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं ये सारी की सारी। कहते हैं कि जी टॉम रीड्स न्यूज़पेपर, ठीक है, टॉम रीड्स नॉवेल्स इन न्यूज़पेपर, ठीक है, हाँ जी, टॉम रीड्स एंड एंजॉयज नॉवेल्स, राइट, टॉम एंड हैरी रीड नॉवेल्स, टॉम, ओके। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और जो एमसीक्यू पॉइंट है उसकी तरफ पढ़ते हैं, उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो वो ये है कि कह रहा है कि पंक्चुएशन नोट, कहता है कि नो कॉमा सेपरेट टू कंपाउंड एलिमेंट्स, ठीक है, टू कंपाउंड एलिमेंट्स, समझाता हूँ क्या होता है। टू कंपाउंड एलिमेंट्स, सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एटसेट्रा इन अ सिंपल सेंटेंस, राइट, इन अ सिंपल सेंटेंस। कहते हैं कि सिंपल सेंटेंस में हमारे पास ये रूल है, पंक्चुएशन रूल ये है कि उसमें कोई कॉमा जो है वो दो कंपाउंड एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर रही होगी। कहीं पर भी आपने सिंपल सेंटेंस में कॉमा नहीं लगानी किसी भी दो कंपाउंड एलिमेंट्स के दरमियान। अब हमारे पास कंपाउंड एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो कंपाउंड एलिमेंट्स ये हैं कि आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और आपका वर्ब हो गया, राइट, आपका वर्ब। अब कंपाउंड एलिमेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सेंटेंस के कोई से भी दो एलिमेंट्स हैं और दो जो हैं जुड़े हुए हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एप्पल्स लिख क्यों नहीं रहा, अच्छा ठीक है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ठीक। तो ये पूरे का पूरा ये क्या है, ये कंपाउंड हमारे पास एलिमेंट्स बन गए, यानी कि दो जो हैं टुगेदर आए हुए हैं। अब कंपाउंड टर्म जो है ये हम ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हमारे सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास कंपाउंड ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। अगर ये एज ए सब्जेक्ट एक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएंगे। तो कोई सी भी वो चीज़ें जो कि हमारे पास साथ साथ आ रही होती हैं, यानी यहाँ पर ये जो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस हैं ये दो टर्म्स हैं, दोनों हमारे पास साथ आए हुए हैं, तो ये इनको हम कहते हैं कंपाउंड। तो कहते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस होती है उसमें कभी भी आप दो कंपाउंड एलिमेंट्स के दरमियान, ख्वाह वो सब्जेक्ट हों, ख्वाह वो ऑब्जेक्ट हों, ख्वाह वो कोई कुछ से भी दो इस तरीके के ग्रामेटिकल चीज़ें हों जो कि साथ में आई हुई हों, तो उनको कंपाउंड कहा जाता है। कहते हैं कि उनके दरमियान कॉमा नहीं लगाई जाती, उनके दरमियान आप कॉमा नहीं लगा सकते, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास दो सब्जेक्ट्स आए हुए हैं, ठीक है, दो सब्जेक्ट हैं, उनके दरमियान सिंपल सेंटेंस में कॉमा नहीं लगाई जाती, उनके दरमियान कॉमा लगाना रॉन्ग बात होती है, ठीक है, यहाँ पर कॉमा नहीं लग सकती। अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास क्या है कि मैं कहता हूँ कि जमील एंड जमील आई loves oranges, ठीक है, मैंने ये बात कही है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने कॉमा लगाई है और ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल करना गलत कंसीडर किया जाता है। सो यू डोंट हैव टू पुट ए कॉमा हियर, ठीक है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर आपने कॉमा की जगह क्या लगा सकते थे, आप यहाँ पर एंड लगा सकते थे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि सिंपल सेंटेंस में आप कॉमा नहीं लगाते किसी भी दो कंपाउंड चीज़ों के दरमियान जो कि हमारे पास साथ साथ आ रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कॉमा नहीं लगानी, तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके जी, तो हमने पढ़ लिया सिंपल सेंटेंस को। सिंपल सेंटेंस क्या है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और कंप्लीट मीनिंग है। अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। यार इसकी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है कि जी कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। क्या कह रहे हैं, वहाँ पर गया था सिंपल सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज थी, और जो कंपाउंड सेंटेंस है इसमें एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, ठीक है। दीज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज
can be combined with a comma and a coordinating conjunction. बताता हूँ coordinating conjunction क्या है, और with a semicolon, ठीक है। कहता है कि जी वो हमारे पास यहाँ पर जो कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी तो उनको जोड़ने के लिए हम दो तरीके इख्तियार कर सकते हैं। अब वो दो तरीके कौन से हैं? वो दो तरीके ये हैं कि एक तो आप कॉमा लगा लो, ठीक है, अगर कोई कॉमा लगाने में माहिर है तो वो कॉमा लगा ले, ठीक है। हाँ, दूसरा तरीका भी है हमारे पास, और वो ये है कि आप यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा लें और विद अ सेमीकोलन। और तीसरा तरीका भी है, सॉरी, ठीक है, तीन तरीके हैं। तीसरा तरीका ये है कि आप सेमीकोलन वहाँ पर लगा लें, ठीक है, राइट। तो आते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ और इसको डिस्कस करते हैं। यार इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहता है कि कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब वहाँ पर जो हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ी ना, उसमें हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज थी। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंपाउंड सेंटेंस है इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, ठीक है, एक नहीं होगी, दो होगी। अब ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज तो होंगी, लेकिन अब एमसीक्यूज़ कहाँ से बनते हैं? एमसीक्यूज़ आपके बन रहे होते हैं इनके कॉम्बिनेशन से, ठीक है, कि अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं आपके पास, आप इनको कंबाइन कैसे करेंगे? तो अगर आपने इसकी कॉम्बिनेशन सीख ली तो कंपाउंड सेंटेंस से जितने भी एमसीक्यूज़ आएंगे वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। और ये वाला जो टॉपिक है ये पंक्चुएशन के टॉपिक के साथ भी किसी तरीके से लिंक्ड है, क्योंकि यहाँ पर पंक्चुएशन भी हम सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं उसमें जो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी उनको हम जोड़ने के लिए दो तरीके इख्तियार कर सकते हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं? उसमें यह है कि आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो हैं, यानी कंपाउंड सेंटेंस में जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं उनके दरमियान कॉमा लगा लें और एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दें, ठीक है, कॉमा लगा दें और उसके बाद एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दें। अब ये हुआ हमारे पास पहला तरीका। दूसरा तरीका भी होता है इसका, और वो ये होता है कि आप दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान कॉमा और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बजाय आप सिंपल तरीके से एक सेमी कॉलन लगा दें। तो आप सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं और आप कॉमा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके हमारे पास ठीक होंगे। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं उसकी तरफ भी बढ़ जाते हैं और उसको भी सीख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं हमारे पास फॉर एंड नॉर, ठीक है, फॉर एंड नॉर, बट, और, yet, so, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये हमारे पास कहलाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, राइट। अब इनको शॉर्टकट तरीके से फैन बॉय कहा जाता है, ठीक है, इनको शॉर्टकट तरीके से फैन बॉय कह सकते हैं। तो बजाय ये कि आप एक एक को याद करें और वो आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा, आप इसको एज अ फैन बॉय याद कर सकते हैं तो ये आपके लिए आसान होगा, ठीक है। तो फैन बॉयज़ आप, अच्छा, अब दोबारा आते हैं और इसको सीखते हैं कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उससे पहले हम कॉमा लगाकर इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके को ज़रा सा एक्सप्लेन करते हैं और इसके ऊपर एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अच्छा, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने आपको बता दी कि फैन बॉयज़ जितने भी हैं दीज आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जांपल है, शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू एंड she created her reference list। अब यहाँ पर जो रूल नंबर 1 हमने सीखा कि आप कॉमा एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाकर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को अलग कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो एग्जांपल नंबर 1 है इसमें हमारा पहला काम यह है कि हम इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम आइडेंटिफाई करें कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस यहाँ पर कौन सी हैं। तो लेट्स आइडेंटिफाई। कहता है कि शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू। अब ये हमारे पास जो क्लॉज है शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, इसमें सब्जेक्ट भी है जो कि आपको नज़र आ रहा है शी है, और इसमें हमारे पास वर्ब भी है जो कि आपको नज़र आ रहा है कंप्लीटेड है, और ये हमारे पास
कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है, यानी कि शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। और नेक्स्ट जो हमारे पास है इंडिपेंडेंट क्लॉज इसी सेंटेंस में, वो ये है कि शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट, शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट। अब इसमें भी ठीक उसी तरह एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है और एक कंप्लीट मीनिंग भी है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आ रही हैं जिनको मैंने ब्लू करके दिखा दिया है। अब आते हैं इनकी कॉम्बिनेशन की तरफ। अब ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज तो हमने आइडेंटिफाई कर ली है। अब इनकी जो कॉम्बिनेशन की गई है वो इस रेड बॉक्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से तरीके को इस्तेमाल करके की गई है। तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने पहला तरीका इस्तेमाल किया है, यानी कि कॉमा लगाओ और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाओ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से वंस अगेन आपको बता दूं, मेरा मतलब यह है कि फ़ैन बॉयज़ में से एक, ठीक है, कोई भी एक सा, ठीक है, कोई भी एक फ़ैन बॉयज़ में से एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कॉमा लगाओ और उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाओ। तो यहाँ पर भी इन्होंने वही तरीका इस्तेमाल किया हुआ है। इसको ज़रा सा जूम करके देख लेते हैं। देख सकते हो कि यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। इनके दरमियान इन्होंने इन दोनों को कंबाइन करने के लिए एक कॉमा लगाई है जो कि आपको नज़र आ रही है, और उसके बाद एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाया है जो कि एंड है। देख लें आप, ये यहाँ पर हमारे पास किधर गए यार, किधर गए, ये रहा, यहाँ पर किधर गया, ये रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो फ़ैन बॉयज़ हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि एंड जो है हमारे पास, ये भी फ़ैन बॉयज़ में से एक ही है। तो यहाँ पर इन्होंने एक कॉमा लगाया है और उसके बाद एक फ़ैन बॉय लगाया है, ठीक है, फ़ैन बॉय लगाया है जो कि एंड है। तो इन्होंने यहाँ पर पहला तरीका इस्तेमाल किया है। अब अगर कोई कहता है कि मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल करके इन दोनों को अलग करना चाहता हूँ, तो वो दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकता था। वो क्या करता कि वो पहले ये वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखता, फिर दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कंबाइन करने के लिए वो सेकंड तरीका इस तरीके से इस्तेमाल करता कि वो बीच में सेमी कॉलन लगा देता। सेमी कॉलन से मेरा मतलब है ये वाली अलामत, ठीक है, तो वो बीच में ये लगा देता। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से ये बन जाता। तो दोनों केसेस के अंदर ये सेंटेंस हमारे पास ठीक है, दोनों टाइप की कॉम्बिनेशंस हमारे पास बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब दोनों तरीके यूज़ करके इनको कंबाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं कि जी टॉम रीड्स नॉवेल्स, राइट। अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, टॉम रीड्स नॉवेल्स। अब टॉम रीड्स नॉवेल्स एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। हिज फ्रेंड्स रीड कॉमिक्स, अब ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसको मैंने ग्रीन से करके दिखा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने तरीका नंबर 2 इस्तेमाल किया है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए। यहाँ पर इन्होंने कॉमा और फैन बॉय वाला तरीका इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि इन्होंने सेमी कॉलन वाला तरीका सिंपली यूज़ किया है। आप देख सकते हो, दिस इज़ द सेमी कॉलन। आई थिंक मैंने काफ़ी जूम करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ये सेमी कॉलन इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर हम पहला तरीका इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा, उसके लिए हम इस सेमी कॉलन की जगह क्या करेंगे, एक कॉमा लगाएंगे और फिर उसके बाद जो फ़ैन बॉय हमारे पास सूटेबल है वो हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर सूटेबल फ़ैन बॉय हमारे पास क्या है, एंड है। यहाँ पर हम एंड लगा कर इस सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते थे। तो आप चाहे पहला तरीका इस्तेमाल करो या दूसरा तरीका इस्तेमाल करो, दोनों ठीक हैं। अच्छा, अब यहाँ पर MCQ भी इसी तरीके से बनते हैं कि लाइक आपको अगर ये कॉम्बिनेशन आ गई है तो यहाँ पर पंक्चुएशन टाइप के MCQs बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के MCQs इससे आते हैं, ठीक है। वी मस्ट ईट टू लिव बट वी शुड नॉट लिव टू ईट, राइट। वी मस्ट ईट टू लिव, राइट। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया और यहाँ पर वी शुड नॉट लिव टू ईट, राइट, तो ये कोट है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने पहला तरीका दोबारा से इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इन्होंने कॉमा लगाई है और फिर उसके बाद बट लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो जूम करके, राइट, एक कॉमा लगाई है फिर उसके बाद बट लगाया है, यानी कि एक कॉमा है और उसके बाद फिर फैन बॉय है। फैन बॉय क्या है, बट है, राइट।
आपने ये दिमाग के अंदर रखना है कि फ़ैन बॉयज़ कितने होते हैं, कौन कौन से हैं। तो आप ये शॉर्टकट याद कर लें कि फ़ैन बॉय, एफ से क्या आ रहा है, ए से क्या आ रहा है, एन से क्या आ रहा है, एंड सो ऑन। तो ये बातें आपको आनी चाहिए। तो ये हुआ हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। जितने भी एमसीक्यू पॉइंट्स वगैरह थे वो मैंने आपको बता दिए। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से मिलकर बनता है, राइट। और उसमें हम कॉम्बिनेशन कैसे कर सकते हैं, दो तरीक़ों से कर सकते हैं, कॉमा लगाकर फैन बॉय लगाओ या फिर सेमी कॉलन लगाओ, एक ही बात है, दोनों तरीके वैलिड हैं, राइट। फिर आपने कुछ एग्जांपल्स देख ली तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आई। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ। ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं और इनमें से किस टाइप के एमसीक्यूज बन जाते हैं, तो इसको भी फिर डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि जी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस contains at least one independent clause, at least one independent clause, right। अब यहाँ पर एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, यानी कि एक ऐसा क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट भी है और जिसमें वर्ब भी है और जिसमें कंप्लीट थॉट भी है। तो एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होगा एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होगा एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होगा। अब यहाँ पर ये तो आपको डेफिनेशन इसकी समझ में आ ही गई होगी कि इसमें होता क्या है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बेस्ड डेफिनेशन है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जो पहले सिंपल सेंटेंस को पढ़ा था, पहले जो हमने सिंपल सेंटेंस को पढ़ा था सबसे पहले, ठीक है, उसमें हमने कहा था कि ओनली, राइट, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसकी डेफिनेशन में हमने ये बात पढ़ी थी, अगर आपको याद है, कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो यहाँ पर ओनली और एटलीस्ट के अल्फाज में आपने ज़रा सा गौर करके फ़र्क रखना है कि एटलीस्ट और ओनली, वहाँ पर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था। अब यहाँ पर ओनली नहीं कहना, ठीक है। बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैं ख़ुद भी इस तरह से कर लिया करता था, मैं वैसे ही मिसकॉन्सेप्शन बनाकर यहाँ पर क्योंकि डेफिनेशन को ठीक से नहीं पढ़ता था तो मैं ओनली कंसीडर कर लेता था, ठीक है, और यहाँ पर एटलीस्ट कंसीडर कर देता था। तो कभी कभी मिसकॉन्सेप्शन बन जाती है आपके दिमाग में कि सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और बाकी जितनी मर्जी डिपेंडेंट क्लॉज हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट की कंडीशन वन है। तो ऐसा नहीं करना। अब यहाँ पर जो मैं अगर ओपन माइंडेड होकर आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एक तरफ आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक तरफ आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, राइट। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक तरफ डिपेंडेंट क्लॉज होती है। अब यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज कितनी है, राइट, और डिपेंडेंट क्लॉज कितनी है, तो उसकी कोई हद नहीं है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एटलीस्ट बताया हुआ है, राइट। हाँ, एक होनी चाहिए एटलीस्ट और एक होनी चाहिए एटलीस्ट, ये ठीक है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। अब आपके पास मुख्तलिफ सिचुएशंस बन सकती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इसके अंदर कन्फ्यूजन करते हैं, कन्फ्यूजन नहीं बनानी, ठीक है। जितनी मर्ज़ी इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, जितनी मर्ज़ी डिपेंडेंट क्लॉज हैं, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगी, लेकिन एटलीस्ट वन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाएं और एक डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए, तीन इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाएं, एक डिपेंडेंट क्लॉज आ जाए, दो डिपेंडेंट क्लॉज आ जाएं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए, ठीक है। तो मतलब कुछ भी हमारे पास सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, सारी की सारी हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी में ही आएंगी, राइट। अब हम चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पर पंक्चुएशन लगाने के लिए इनके लिए कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, राइट, और वो जो है पैटर्न के ऊपर डिपेंड करें। लेट्स सी इट, ठीक है। कहता है कि जी इफ़ अ सेंटेंस बिगिंस विद अ डिपेंडेंट क्लॉज। अब यहाँ पर हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लॉज से क्या हो रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज से ये भाई साहब स्टार्ट हो रहे हैं, राइट, ये डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो रहे हैं। वेट अ मिनट, अच्छा, यस, अच्छा, तो क्या करेंगे आप कि प्लेस ए कॉमा, राइट, फिर आप कॉमा लगाएंगे आफ्टर दिस क्लॉज, राइट। इफ ऑन द अदर हैंड सेंटेंस बिगिंस विद एन इंडिपेंडेंट क्लॉज,
there is not a comma separating the two clauses, right? अब ये जो रूल है थोड़ा सा इसको हम समराइज करके दोबारा से पढ़ते हैं। कहता है कि अगर डिपेंडेंट क्लॉज से हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो फिर उस डिपेंडेंट क्लॉज के बाद आप कॉमा लगाओगे और फिर उसके बाद अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्ट हो रही है तो फिर आप किसी किस्म का कॉमा नहीं लगाओगे और डायरेक्ट आप यानी कि उसको जो उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज आने वाला होगा उसको लिख सकते हो। अब शायद आपको समझ में ना आई हो, लेकिन ये जो माइंड मैप है इसको देखकर आप समझ सकते हो। दोबारा से देख लें इसको। कहते हैं कि जी जब डिपेंडेंट क्लॉज आएगा पहले, ठीक है, सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हो रही होगी तो फिर उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे कि उस सिचुएशन के अंदर हम कॉमा लगाएंगे हमारा डिपेंडेंट क्लॉज ख़त्म होने के बाद और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाएंगे। अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेंटेंस स्टार्ट हो रही है तो फिर हमारे पास किसी किस्म के कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसको अब आई थिंक एग्जांपल्स से ही समझ सकते हैं मज़ीद। तो एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और एग्जांपल्स हमारे पास ये हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो they rested when evening came, they rested when evening came। अच्छा, when evening came, right। अब यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस को देख लें तो आप देख सकते हो कि क्या ये दे सब्जेक्ट है? जी बिल्कुल है। रेस्टेड एक वर्ब है, तो क्या ये दे रेस्टेड एज अ होल जो है ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? जी बिल्कुल दे रहा है, ठीक है। तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया ना? जी बिल्कुल हो गया। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास दे रेस्टेड जो है ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। अब ये जो व्हेन इवनिंग केम, राइट, व्हेन इवनिंग केम ये एक डिपेंडेंट क्लॉज बन गई है। व्हेन इवनिंग केम ये हमारे पास कोई कंप्लीट थॉट नहीं दे रही भाई साहब। व्हेन इवनिंग केम तो क्या, ठीक है, हमें कोई पता नहीं चल रहा कि क्या मतलब क्या। व्हेन इवनिंग केम इनकम्प्लीट बात है, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। और ये हमारे पास इस क्लॉज के ऊपर यानी कि जो इंडिपेंडेंट है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है अपनी मीनिंग को पूरा जाहिर करने के लिए। तो एक ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, राइट। अब हमारे पास इस सेंटेंस में जो हमारे पास ये वाला पैटर्न था, किधर गया, राइट हेयर, ये वाला जो पैटर्न था ये वाला कि पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज आए फिर डिपेंडेंट क्लॉज आए तो उसके दरम्यान कोई किसी किस्म की कॉमा नहीं लगेगी, राइट। तो इसमें हमारे पास ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो पहले हमारे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया फिर डिपेंडेंट क्लॉज आ गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई कॉमा नहीं लगी हुई और इन्होंने इस पैटर्न को फॉलो किया हुआ है। तो ये बात मैं आपसे कहना चाहता था जो कि एग्जाम्पल में क्लियर हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं, where ignorance is bliss it is folly to be wise, right, it is folly to be wise। अब यहाँ पर ये वाला जो क्लॉज है where ignorance is bliss, where ignorance is bliss एक ये क्लॉज है। तो ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है where ignorance is bliss, जहाँ ignorance bliss, right। तो ये हमें कंप्लीट थॉट नहीं दे रहा। where ignorance is bliss आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, राइट। इट इज़ फॉली टू बी वाइज, इट इज़ फॉली टू बी वाइज। अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इट्स फॉली टू बी वाइज, ये हमें एक कंप्लीट थॉट दे रहा है, हमें पता चल रहा है कि भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पहले डिपेंडेंट क्लॉज आ गया फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया, तो दोनों के दरम्यान कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने दोनों के दरम्यान कॉमा लगाई हुई है। इसी तरीके से बाकी की एग्जांपल्स आप खुद देख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, बस ये दोनों पैटर्न्स आपको आने चाहिए, ठीक है। हाँ, तो फिर वंस अगेन आपको बता दूं जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होती है उसमें हमारे पास एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होगी और एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। अब ये इनके नंबर्स जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज एक डिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। नेक्स्ट चलते हैं और हमारे पास जो लास्ट पेज है इस चैप्टर का उसको भी पढ़ लेते हैं। फिर वो जो है हमने पढ़ा कंपाउंड सेंटेंस और हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, राइट। अब हम आते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। तो अब हम आते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ, ठीक है।
कंपाउंड सेंटेंस क्या था जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज थी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या था जिसमें एटलीस्ट वन डिपेंडेंट एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट थी। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दोनों की कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिक्सचर है, या आप कह सकते हो दोनों का हाइब्रिड है। तो आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ टू independent clauses joined to one or more dependent clauses। अब यहाँ पर फिर से जिन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और ये आपके कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफाई कर लिया है, क्या स्पेसिफाई कर लिया है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी, राइट। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी, यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का होना यहाँ पर मस्ट है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, राइट। दो होंगी। अब यहाँ पर एटलीस्ट नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट नहीं है। अगर आप और करके देखें तो यहाँ पर एटलीस्ट नहीं है, यहाँ पर दो होंगी भाई साहब। यहाँ पर इन्होंने एटलीस्ट की कंडीशन नहीं दी, यानी कि एटलीस्ट का मतलब ये होता है एटलीस्ट वन और बाकी जितने मर्जी आप लगा लो। यहाँ पर फिक्स है, ना ही दो से ज़्यादा और ना ही दो से कम, सिर्फ दो। अच्छा, क्या होगा, जॉइन टू वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज, जॉइन टू वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज। अब यहाँ पर ये जो वन और मोर है ना, ठीक है, तो इसको मैं दूसरे अल्फाज में क्या कह सकता हूँ, एटलीस्ट भी कह सकता हूँ। इसको मैं दूसरे अल्फाज में एटलीस्ट भी कह सकता हूँ, राइट। तो एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होगा, राइट, और दो ना कम ना ज़्यादा, सिर्फ दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, तभी जाकर हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगी। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास एग्जांपल है, तो अच्छा मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ओनली के दरमियान, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास ओनली टू है, ठीक, ओनली टू, ओनली के दरमियान और एटलीस्ट के दरमियान आपने फ़र्क वाज़ेह रखना है, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि एक या एक से ज़्यादा, ठीक है, और ओनली का मतलब यहाँ पर इन्होंने फिक्स कर दिया कि सिर्फ दो होंगी, दो से आप ऊंच नीच नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जांपल है, while Tom reads novels, Jack reads comics, but Sam reads only magazines, right। ये हो गया जी, राइट, ये हो गया जी, राइट, और ये हो गया। अब मेरा मतलब क्या है कि दो यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, राइट, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जो कि आपको नज़र आ रहा है, जैक रीड्स कॉमिक्स एंड सैम रीड्स ओनली मैगजीन्स, राइट, ये आपको नज़र आ रहा है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। अब ये जो वाइल टॉम रीड्स नावल, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ पर हमें ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, यानी कि आप कह सकते हो कि जबकि टॉम नावल रीड करता है। अब इसमें कंप्लीट सेंस नहीं है, क्या मतलब, जबकि, अब मैं कह रहा हूँ जबकि टॉम नावल्स रीड करता है, तो क्या, हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि आगे ये भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट जी, डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, राइट। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, राइट, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और यहाँ पर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो गई, तो ये हमारे पास कंडीशन ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मीट कर रहे हैं, राइट। टॉम रीड्स नॉवेल्स, टॉम रीड्स नॉवेल्स, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है जी, बिल्कुल है, हमें कंप्लीट पता चल रहा है। जैक रीड्स कॉमिक्स, राइट, जैक रीड्स कॉमिक्स, राइट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज बुक्स आर टू डिफ़िकल्ट, अब ये जो बिकॉज टू बुक्स आर टू डिफ़िकल्ट, इससे हमें पता नहीं चल रहा कि आगे भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं। बिकॉज बुक्स आर टू डिफ़िकल्ट, क्योंकि किताबें बड़ी मुश्किल होती हैं, तो क्या आप कहना क्या चाह रहे हैं, बात इनकम्प्लीट लग रही है, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये भी हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की कंडीशन को मीट कर रही है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हो गई, दोनों एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जाम्पल्स हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और इसके ऊपर कुछ डिस्कवर करते हैं कि ये क्या है, और मज़ीद इसके ऊपर, हाँ, अब हमारे पास आई होप को आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप एज अ होल देखें, हमने कंपाउंड सेंटेंस में क्या पढ़ा था, कंपाउंड सेंटेंस में हमने पढ़ा ये था कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी जिसको आप कंबाइन करोगे, कौन कैसे कंबाइन करोगे वो तरीके मैंने आपको पीछे बता दिए, राइट। अच्छा, क्या अगर आप यहाँ पर एज अ होल देखें, जो मैंने ग्रीन किया है,
क्या एक कंपाउंड सेंटेंस नहीं है? और अगर आप इसको भी देखें तो क्या ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, राइट। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें एटलीस्ट वन कंपाउंड सेंटेंस का होना, सॉरी एटलीस्ट नहीं, राइट, एटलीस्ट नहीं, उसमें हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस होगा, राइट, और बाकी जितने मर्जी डिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, राइट। तो ये कंडीशन है। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास उसके अंदर असल में कंपाउंड सेंटेंस भी लाई कर रही होती है, जैसा कि आपने एग्जांपल्स में देख लिया। ये एज अ होल एक कंपाउंड सेंटेंस है, राइट। जैक रीड्स कॉमिक्स बट सैम रीड्स ओनली मैगजीन्स। तो एक कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। अब जितनी भी हमने डिस्कशन कर ली है उसकी समरी देख लेते हैं, ठीक है, कि भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो कहता है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है जी, उसमें कंस्ट्रक्शन क्या है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में हमने पढ़ा कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। एग्जांपल क्या है ये जी, आप एग्जांपल देख लें। अच्छा, पंक्चुएशन क्या है, राइट, हाँ जी, अप्रोप्रिएट एंड पंक्चुएशन, बीच में आप कॉमास नहीं लगा सकते, ठीक है, मैंने आपको वहाँ पर बता दिया था। और एंड के ऊपर आप फुल स्टॉप वगैरह लगा सकते हो। इस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, राइट। हाँ, ये एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, करेंगे विद कॉमा एंड कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और सेमीकोलन, जो जैसे कि मैंने आपको पीछे बता दिया। इस तरह हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड ए डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये भी हमने पढ़ लिया पीछे, और ये एग्जाम्पल, और यहाँ पर कॉमा, हाँ, और वो पैटर्न जो हमने पढ़ लिया, तो वही हमारे पास पंक्चुएशन इसके रूल्स हैं। अब यहाँ पर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्या है, जो कि हमने इस पेज के ऊपर पढ़ा, तो टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, राइट, प्लस ए डिपेंडेंट क्लॉज, टू मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज प्लस ए डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, अब एंड के ऊपर हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होती है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, राइट। अब ये जो डेफिनेशन है इसको पढ़ लेते हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, ठीक है, जॉइंड विद वन और मोर, यानी कि वन और मोर को आप एटलीस्ट भी कह सकते हो कि एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होगी। तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। अब ये जो डेफिनेशन है ये मुझे थोड़ी सी गलत लग रही है, और ये गलत है। यहाँ पर इन्होंने टू लगाए हुए, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि ये गलत इसलिए है कि यहाँ पर एटलीस्ट लगाना चाहिए था, ठीक है। दो होना फिक्स नहीं है, एटलीस्ट है कि एटलीस्ट दो होंगी, राइट। दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दो ही होंगी, राइट। एटलीस्ट दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी और वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाती है। तो अब आई थिंक डेफिनेशन में रहा कुछ नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, तो इसीलिए एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एग्जांपल ये है, वाइल टॉम रीड्स नॉवेल्स। क्या ये जो क्लॉज है वाइल टॉम रीड्स नॉवेल्स, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है जबकि टॉम नॉवेल्स रीड करता है, राइट। तो इसमें हमें कोई सेंस नहीं पता चल रहा कि भाई साहब कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, कोई पता नहीं चल रहा। जबकि टॉम नॉवेल्स रीड करता है तो क्या, ठीक है, हमें बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब यहाँ पर जो ये वाली क्लॉजेज हैं, जैक रीड्स कॉमिक्स बट सैम रीड्स मैगजीन्स, तो ये दोनों क्लॉजेज जो हैं जिनको यहाँ पर सेपरेट किया गया है इस तरीके से, ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और जो हमें कंप्लीट मीनिंग भी दे रही हैं, राइट। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमें किस तरह से मीनिंग दे रही हैं दोनों की दोनों क्लॉजेस। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो गई, तो ये हमारे पास एक क्या हो गया, एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पर हमारे पास ये बन जाती है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की यहाँ पर सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर लेती है, राइट। अब नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब यहाँ पर ये आप रीड कर लो खुद ही, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गई, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हो गई। तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की यहाँ पर डेफिनेशन है। अगर आप गौर करें ज़रा सा तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा आई होप कि ये जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें एटलीस्ट एक कंपाउंड सेंटेंस होती है। जैसा कि ये एज अ होल, जिसको मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर लिया, ये एज अ होल एक कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होती है, जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया कि जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, जो कि मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया, ठीक है।
तो ये भाई साहब हमारे पास डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें एटलीस्ट वन कंपाउंड सेंटेंस भी उसके अंदर ही होता है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं और इस जितना भी हमने डिस्कशन कर लिया उसकी समरी को देख लेते हैं, जो कि आप इस टेबल में देख सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही खूबसूरत भी है राइट। तो इसको आप ज़रूर देख लें और याद कर लें, जो कि हमने पढ़ लिया है वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें समराइज़ की गई है। कहता है जो सिंपल सेंटेंस है जो कि हमने पढ़ लिया कि उसमें क्या होता है, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, राइट। सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। एग्जांपल्स क्या है ये आप देख सकते हो, और यहाँ पर हम बीच में किसी किस्म के कॉमे वामे नहीं लगाएंगे, आखिर में हम फुल स्टॉप शुल स्टॉप लगा सकते हैं, राइट। कंपाउंड सेंटेंस क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, राइट, हमने पढ़ लिया है। और यहाँ पर फिर इसके एग्जांपल्स हैं और यहाँ पर ये पंक्चुएशन जो है उसको कनेक्ट कर रहा था, राइट। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो क्या होता है ये आप देख लो, इसके एग्जांपल्स भी देख लो। और हमने पढ़ लिया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो दो पैटर्न्स हैं, कॉमा लगाएं या ना लगाएं, तो वो भी हमने पीछे पढ़ लिए। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अभी हमने पढ़ लिया। तो ये सारी इस टेबल में वही इंफॉर्मेशन है जो कि हम पढ़ कर आए हैं। तो लेकिन यहाँ पर इस टेबल में इन्होंने दरिया को कूजे में बंद किया हुआ है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। यहीं से आपके एमसीक्यू बनते हैं। अब एमसीक्यू कैसे बनते हैं, आपको एक सेंटेंस बताई जाएगी और आपको पूछा जाएगा कि भाई साहब बताओ क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या फिर कौन सी सेंटेंस है, राइट। तो आपको उस सेंटेंस की टाइप पूछी जाती है, राइट। दूसरी यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल ये हो सकती है, मतलब एमसीक्यू इस तरीके से आ सकते हैं कि आपको एक क्लॉज दी जाती है और आपसे ये पूछा जाता है क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है या फिर डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये लेक्चर था और आई ट्राइड माई बेस्ट। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछें, राइट, ज़रूर पूछें एंड हम उसको डिस्कस करेंगे। अब अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन।